चलिए, कौन सा राज्य स्टार्ट करना अपने को बेटा? गुजरात। थोड़ा सा इसमें देख लो, ये रहा कौन सा राज्य? गुजरात। दिख रहा है? अब 3 स्टेट कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये कनेक्ट होते हैं। तो इसका जो राज्यों के साथ सीमा बनती है, 3 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री बन रहा है, किसके साथ? पाकिस्तान। छोटा के साथ क्या बनता है? एक स्टेट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री। ये है पाकिस्तान। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला नीचे पूरा क्या चालू हो गया? समुद्र। ये भी, इसमें भी क्या घुसा हुआ है? पानी। ये क्या घुसा हुआ? ये क्या है? पूरा कोस्टल एरिया, कोस्टल लाइन। ठीक है, कौन सा लाइन है? कोस्टल लाइन। एक अच्छी बात याद रखना है, ये जो लकीर ऐसा खींचा गया है, ये खींचाया है, इसी को क्या बोला जाता है बेटा? कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा, ऐसा कर्क रेखा। 23.5, 23.5, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। तो गुजरात के बाद थोड़ा सा हल्का सा राजस्थान जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, 2 हो गए, 3 हो गए, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। ये ऊपर पड़ेगा राजस्थान, यहां तक पड़ेगा महाराष्ट्र, ये राजस्थान, फिर ऐसे इधर चालू जाएगा एमपी, इधर क्या आ जाएगा? एमपी। ठीक है, ये 3 राज्य टच करेंगे। इधर पूरा कोस्टल लाइन है, इधर क्या है? तो कोस्टल लाइन। इसके बाद यहां से कोस्टल लाइन चालू हो जाएगा, यहां से कोस्टल लाइन चालू। ये पूरा पानी है, क्या है? इधर पूरा पानी है, कोस्टल लाइन है। देखो, एक बात बता दूं, नाम भर पहले बता देता हूं मैं, फिर आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ये वाला जो एरिया है, ये इतना एरिया, ये कहलाता है रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण, रण ऑफ कच्छ। इसीलिए ये वाला जो आपका ये वाला जो गल्फ है, इसे बोला जाता है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, क्या बोला जाता है? कच्छ की खाड़ी। और ये वाला जो है, ये कहलाता है खंभात का खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसा है, ऐसा है मतलब ये देखो, इधर इधर पानी है, इधर क्या है? पानी है। ये वाला लैंड पार्ट, ये वाला लैंड पार्ट, ये वाला लैंड पार्ट, 3 तरफ से भूभाग हो और एक तरफ से पानी हो, तब इसको बोला जाता है गल्फ, खाड़ी। हिंदी मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। लेकिन अंग्रेज लोग बोलेंगे क्या? गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, लेकिन क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल।
अगर पानी बहुत बड़े एरिया में यही बन जाए, यही चीज एक बहुत बड़े एरिया में बने तब उसको बे बोलते हैं, और छोटा एरिया में रहेगा तब बोलते हैं गल्फ। हिंदी मीडियम वाले टेंशन मत लो, खाड़ी, क्या बोलना है, खाड़ी, कुछ भी रहे, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है। कच्छ का रण, ये ना पूरा एरिया, ये जो एरिया है पूरा एरिया में डेजर्ट है। कैसा है, क्या है यहाँ पर, डेजर्ट, ध्यान से सुनना एक एक बात, डेजर्ट है। लेकिन इधर जो लास्ट लास्ट वाला जो डेजर्ट है, अच्छा ये यहाँ पर एक लकीर है बेटा, ये ऐसा, ये जो लकीर है ये दो देशों के बीच पार्टीशन का काम करता है। इधर है चोट्टा और इधर है क्या, मिर्जान हिंदुस्तान, ठीक है। इधर कौन है, चोट्टा पाकिस्तान। ये जो लकीर है ये है सरक्रिक लाइन। कौन सा लाइन, सरक्रिक लाइन। इंडिया और पाकिस्तान को गुजरात से जो अलग करता है वो कौन सा लाइन है, भारत का पश्चिमी बिंदु या पश्चिमी लास्ट वेस्टर्न पॉइंट भी कौन सा है, सरक्रिक लाइन। नॉर्थ में इंदिरा काल बताया था, साउथ में मेनलैंड पार्ट में कन्याकुमारी, मेनलैंड पार्ट में कन्याकुमारी, ठीक है। और ऐसे पूरे भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या हो जाएगा, अरे वृहद निकोबार, कारे वृहद निकोबार, पूर्वी पॉइंट की भी थू, पूर्वी पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट की भी थू, और वेस्टर्न पॉइंट सरक्रिक, क्या है, ये यहीं पर है सरक्रिक। देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान और ध्यान से सुनना। इतना जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है, यहाँ का जो, यहाँ पर भी रेगिस्तान नहीं, लेकिन यहाँ का जो पानी है या यहाँ पर जो जो भूमि है, मरुभूमि जो है, ठीक है, रेगिस्तान जो है, डेजर्ट जो है, ये दलदला है, वेटलैंड है। मतलब ऑटोमेटिक चलते चलते अचानक दब के अंदर मर जाएगा। दलदला भूमि, कैसा भूमि है, दलदली भूमि, वेटलैंड है। कैसा लैंड है, वेटलैंड है एकदम। कैसा है, दलदला भूमि, समझते हो दलदला मतलब ना, हाँ, वेट, पानी सूखा हुआ है। इधरी से एक नदी आएगी, अच्छा एक पहाड़ और बना देता हूं, देखो ये ऐसे करके जाएगा, अरावली माउंटेन रेंज। इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, अरावली माउंटेन रेंज। इस अरावली माउंटेन रेंज से, राजस्थान से एक नदी निकलेगी, वो आएगा कच्छ के रण में, और ये नदी अचानक भयानक गायब हो जाएगा। इट्स नेम वाज लूनी रिवर। कौन सी रिवर, लूनी नदी। लूनी नदी निकलेगा कहां से, अरावली माउंटेन रेंज से, अजमेर जिला से, ठीक है। ये आएगा और आगे चल के कहां पर गायब हो जाएगा, कच्छ के रण में। इसी पर यहां पर एक घुड़खर करके एक नेशनल पार्क है, अभयारण्य, सॉरी सेंचुरी है। इस सेंचुरी का नाम है घुड़खर, घर का घा, घा घा घा, घुड़खर, ये लिख रहा हूं घुड़खर। इसी जगह को, ये है कहां, तो सुंदर नगर, सुंदर नगर, घुड़खर। यहीं पर आपको एक बहुत फेमस शहर पड़ेगा, यहां पर भुज, नाम सुने हो, भुज। यहीं पर भूकंप आया था, भुज का भूकंप, काय का भूकंप। कच्छ के रण में इतनी बातें याद रखनी है, कच्छ का रण ये वेटलैंड है, ठीक है। यहाँ ये पूरे भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, पूरे भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ, ठीक। ये जो जगह आपको खाली वाला दिखता है इसको बोलते हैं सौराष्ट्र। इस जगह का क्या नाम है, सौराष्ट्र, ठीक है। इस कार्नर पर यहां पर एकदम फेमस मंदिर, द्वारिकापुरी, द्वारिका मंदिर। यहां पर एकदम एक फेमस मंदिर पड़ेगा, सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर, सोमनाथ मंदिर। ये है द्वारका, ये है सोमनाथ।
सोमनाथ। इसके बीच में ऐसा, इसके बीच में ऐसा यहां पर एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है गिर माउंटेन रेंज। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? हाँ, याद आया? यस। और इसी पर याद रखना है, यहां पर एक नेशनल पार्क है, नाम है इसका गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क ये अभ्यारण्य है, घुड़खर सेंचुरी, घुड़खर सेंचुरी ये नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? एशियाई शेर, पूरे एशिया में एकमात्र जगह कहां पाया जाता है? गिर। कहां पाया जाता है? गिर। ठीक, ओके। इस अरावली से एक और नदी निकलेगी, बहुत पास से बना दे रहा हूं, आएगा राजस्थान से भी, सॉरी भी कहां से आएगा? राजस्थान से। ये भी आएगी राजस्थान से, नदी है, नाम है इसका साबरमती नदी। नदी का नाम साबरमती, साबरमती रिवर। ध्यान से सुनना आगे बातों को। साबरमती रिवर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से आगे झारखंड तक ऐसा एक माउंटेन रेंज गया है। इसका नाम याद रखना है इस माउंटेन रेंज का, इसका नाम है विंध्याचल माउंटेन रेंज। क्या नाम है इसका? विंध्याचल माउंटेन रेंज। आपको एक बात और बता चुका हूं कि इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच यहां से एक आपको क्या निकलेगा? कर्क रेखा। क्या निकला बेटा? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है 23.5, 23.5। राजस्थान के बाद देखो, सॉरी गुजरात के बाद थोड़ा सा राजस्थान गया, उसके बाद एमपी में एंट्री हो गई। ओके, यहां से एक नदी फिर निकलेगा, कहां से? इसी विंध्याचल माउंटेन रेंज से यहां से एक नदी निकलेगा। एमपी के बाद ये आ जाएगा गुजरात, एमपी के बाद कहां जाएगा ये? गुजरात। ये जाएगा, एक बार इसको काटा, फिर एक बार काटा और गिर जाएगा खंभात की खाड़ी में। इट्स नेम वाज माही रिवर। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही किस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है? महेंद्र सिंह धोनी का नाम क्या है? माही। ठीक है, कुछ भी रहे, कप्तान तो ताबड़तोड़ था। ठीक है, हाँ। ये वाला कौन सा माउंटेन रेंज है? विंध्याचल माउंटेन रेंज। विंध्याचल माउंटेन रेंज के जस्ट नीचे सतपुड़ा माउंटेन रेंज। सतपुड़ा कुछ मात्रा में महाराष्ट्र जाएगा, कुछ मात्रा में कहा जाएगा? महाराष्ट्र जाएगा, क्योंकि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज का ही एक स्पांड है। इसका नाम है सतपुड़ा माउंटेन रेंज। इस पहाड़ का नाम क्या है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज। ठीक, अब सतपुड़ा के नीचे, और सतपुड़ा देखो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, इट्स नेम वाज नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा, अगर कोई भी नदी 2 पहाड़ों के बीच से गुजरेगा तो इसी नदियों को बोल, इस घाटी को, जो जो वैली बना, जो घाटी बना, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी में नर्मदा, और उधर याद रखना दामोदर। उधर कौन सी नदी आएगी? पश्चिम बंगाल तरफ बताऊंगा दामोदर, झारखंड की नदी, झारखंड पश्चिम बंगाल में बहेगा दामोदर। अभी आपको याद रखना है नर्मदा। पश्चिम की तरफ बहने वाली, वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। पश्चिम की दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। ये दे बाजू में अमरकंटक, बिलासपुर के बाजू में अमरकंटक यहां से निकलता है और गिरता कहां है? खंभात की खाड़ी में। पूरा मध्य प्रदेश बहेगा, पूरा गुजरात बहेगा, ये देख में। इसके बाद एक नीचे से और आ रही है, एमपी से ही, एमपी से एक और नदी आ रही है, ये देखो,
ये जस्ट इसके नीचे से आएगा, लेकिन ये भी गिरेगा खंबात की खाड़ी में। दिख रहा है ये? इसका नाम है ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। याद हो रहा है रे? कौन सा नदी है ये? ताप्ती नदी। चलो ज्यादा इसको क्लिष्ट नहीं करते, दो ठोक छोटा छोटा बंदरगाह और बना देते हैं, बस खत्म करते हैं। ये कच्छ की खाड़ी में आपको मिलेगा कांडला बंदरगाह, और यहां पर मिलेगा दाहेज। यहां पर कौन सा बंदरगाह मिलेगा? कांडला, और यहां पर मिलेगा दाहेज। ये दो बंदरगाह है। इधर देखो दमन, उधर दीव, पहले इधर दीव उधर दमन, दमन और दीव के बीच भी रोरो फेरी योजना। का पढ़ाता है का मालूम बोले, दमन और दीव को जोड़ने के लिए, अरे यहां से यहां आने में प्राण निकल जाएगा। सीधा सीधा इसी को जोड़ दिया गया, समुद्र के ऊपर रास्ता बना दिया गया, क्या कहलाया? रोरो फेरी। रोल ऑन रोल आप, जब मर्जी बिछा दो, जब मर्जी खींच लो। रोल ऑन रोल आप, रोरो फेरी। चलो इतना को पहले देखते हैं, ठीक है। ये कौन सी नदी है? साबरमती। ये कौन सी नदी है? माही। कौन सी नदी है ये? माही नदी। ये लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ओके, द्वारिका हो गया, सौराष्ट्र हो गया, सोमनाथ हो गया, गिर हो गया। चलिए इसका पहले ध्यान से देखो, गुजरात राज्य का नाम, गुजरात राज्य। ठीक, इसका फोटो खींच ले, पहला काम तो यही किया करो, इसका फोटो खींच लो। बाकी मैं इसको डाल दिया हूं ग्रुप में, तो डाल ही दिया हूं आज, है ना, आ गया इसका पीडीएफ। ये नेचुरल डिवीजन है, कैसा? इसका प्राकृतिक विभाजन, गुजरात का प्राकृतिक विभाजन। चलिए कहां बना डाला हूं रे? ये रहा गुजरात। 1 मई 1960 को एस्टेब्लिश हुआ गुजरात राज्य का। उससे पहले ये बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा होता था? बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। मजदूर दिवस के दिन, बड़े संघर्ष के बाद, मजदूर दिवस के दिन 1 मई 1960 को एक सेपरेट स्टेट बना। कौन? गुजरात। ओके, राजधानी वर्तमान में इसकी गांधीनगर। कई लोगों को गुजरात की राजधानी आज भी कंफ्यूजन है, अहमदाबाद बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अहमदाबाद। लेकिन आपको याद रखना इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, नहीं जानते थे कोई बात नहीं, अब जानना है, गांधीनगर। ओके, भाषा बोलते हैं यहाँ के लोग गुजराती। त्योहार, प्रमुख त्योहार में यहां पर याद रखना नवरात्रि का त्योहार फेमस है। क्यों? इसी समय निकलते हैं क्या? ढोल गरबा। कौन सा डांस? गरबा। ठीक है, आजकल भगवान को नहीं, लोगों को खुश कर रहे हैं लोग, गरबा। हाँ, किसको खुश कर रहे हैं? तो गरबा। तो प्रमुख त्योहार, ए सॉरी, फोक डांस क्या है यहाँ का? लोक नृत्य, गरबा। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीन के साथ स्टेट बाउंड्री बनाता है, और इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ। एक एक चीजें पढ़ोगे क्लियर होते जाएगा। पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, हर बात मैं बता चुका हूं आपको। ठीक, देखो ध्यान से, तट, तट रेखा, यही तो बोल रहा था मैं, कहां बना डाला इसका मैप को? तट रेखा इसके पहले बना डाला यहाँ, और पहले है, अरे बाप रे, यहां तक आना पड़ेगा। ये जो कोस्ट है, ये देखो यहां से लेकर, देखो ध्यान से, कोस्ट दिखा रहा हूं, कोस्ट, ये सफेद कलर, यहां से, ये दिख रहा है, सफेद कलर से आते जाओ, ये कोस्ट है पूरा। ये जो कोस्ट है, ये पूरा का पूरा कोस्ट क्या कहलाएगा? काठियावाड़ कोस्ट। कौन सा कोस्ट? काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ तट। तो गुजरात में कौन सा तट पाया जाता है? काठियावाड़ तट। इस तट के, ये देखो, ये स्प्रिंग की तरह ऐसे ऐसे घुमा हुआ है। जब इसको लंबा खोलोगे तो भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य भी कौन है? गुजरात। सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन, सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य क्या आएगा? गुजरात। क्या आएगा? गुजरात। कोस्ट का क्या नाम है? काठियावाड़ कोस्ट। कोस्ट का नाम है काठियावाड़ कोस्ट। ठीक, कोंकण कोस्ट कहाँ है? हाँ हाँ हाँ,
सब कोस्ट पढ़ा चुका हूं बाबू, तुम लोगों को सब का सब पढ़ाया रहता हूं, तभी पूछता हूं रे ऐसा। गुजरात मेनली पाया जाता है ब्लैक सॉइल। क्या पाया जाता है? ब्लैक सॉइल। और जब जब ब्लैक सॉइल पाया जाएगा, दो फसल एकदम कॉमन याद, एक कपास याद रखना। क्या याद रखना? कपास। और दूसरा याद रखना मूंगफली। क्या याद रखना? इसका पैदावार ज्यादा होगा। साथ में याद रखना दलहन। साथ में क्या याद रखना? दलहन के लिए भी काली मिट्टी जरूरी होती है। जैसे मध्य प्रदेश काली मिट्टी, ठीक है। मध्य प्रदेश चने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होगा? पीएससी का परमानेंट सवाल है, सीजीपीएससी का एक परमानेंट क्वेश्चन, चना सबसे ज्यादा कहां होगा? मध्य प्रदेश में। कहां होगा? यह क्वेश्चन परमानेंट आता है। चलिए, कच्छ का रण। गुजरात में कच्छ जिले में एक नमकीन दलदला वीराना प्रदेश। नमकीन है, साल्टी है। कैसा है? दलदल, दलदल मतलब वेटलैंड है। और कैसा है? एकदम कोई नहीं रहता। इसको क्या बोला जाता है? साइलेंस, कोई नहीं है, वीराना प्लेस। कितने एरिया पर फैला है कच्छ का रण? 23,000 वर्ग किलोमीटर, 23 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 23,000 किलोमीटर स्क्वायर, 23,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर कच्छ का रण फैला है। इस कच्छ के रण में आपको याद रखना है, एक अभ्यारण्य पड़ेगा भीतर में, घुड़खर अभ्यारण्य। घुड़खर अभ्यारण्य टोटल एरिया 4954, 4900 तो याद रख ले, 4900 याद रख ले। इसीलिए बता रहा हूं, पूरे भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है घुड़खर अभ्यारण्य। सेंचुरी बोल रहा हूं, अभ्यारण्य। जबकि नेशनल पार्क की बात करेंगे, हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर, हेमिस नेशनल पार्क। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व भी सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। घुड़खर सेंचुरी भारत का सबसे बड़ा सेंचुरी, लगभग 4,950 भी याद रख ले, कोई दिक्कत नहीं। 4950 वर्ग किलोमीटर भी है, ठीक है। 4,900 भी याद आ गया, 4900 भी याद आ गया तो बन जाएगा। वर्ग किलोमीटर एरिया इसका टोटल है। इस एरिया के साथ भारत का सबसे बड़ा क्या है? ये सेंचुरी है। क्या है? तो सेंचुरी। इसे भारतीय गधा अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। कहां पाया जाता है? गधा। क्या पाया जाता है? डंकी, वाइल्ड डंकी, जंगली गधा। कैसा गधा? जंगली गधा, ठीक है। लूनी नदी अरावली पर्वत माउंटेन रेंज से अजमेर से निकलती है। लूनी नदी, ध्यान से देखो, लूनी नदी कहां से निकलता है? अजमेर से। ये लूनी नदी अरावली माउंटेन रेंज से ऐसे निकलेगा और ये कहा जाता है, ये इस डेजर्ट में आता है, अचानक भयानक गायब हो जाता है। तो एकमात्र ऐसी नदी जो कच्छ के रण में जाने के बाद क्या हो जाती है? गायब, इनविजिबल, गायब हो जाता है। नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये या कच्छ के रण में गायब हो जाता है, या जाके कहां गिरता है? कच्छ के रण में, ठीक है। कहां पर गिरता है? तो कच्छ के रण में। गल्फ ऑफ कच्छ नहीं बोल रहा हूं मैं, रन ऑफ कच्छ। क्या बोल रहा हूं मैं? रन ऑफ कच्छ। हाँ, ध्यान देना इन बातों का। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी कौन सा है? तो कच्छ का रण। टोटल एरिया 12,454, 12,454। और सबको 12 के बाद 444 भी याद रखे, बन जाएगा। जा 12,444 भी याद रखोगे तो भी बन जाएगा। इतने बड़े एरिया में अभी तक कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। एक होता है सेंचुरी, एक होता है नेशनल पार्क, एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा सेंचुरी भी कच्छ के रण में ही है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहां है? कच्छ के रण में है। लेकिन नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, हेमिस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। अरे हर चीज बता दूंगा मैप में, मैं टेंशन ना लो। भारत का जो कच्छ का रण है और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई है, नाम क्या है इसका? इसी को बोला जाता है 24वीं पैरेलल लाइन। 23.5 में कर्क रेखा है, जस्ट उसके ऊपर 24वीं पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन? या 24 डिग्री अक्षांश रेखा।
इसी को क्या बोलेंगे, 24 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, ये जो है दोनों के बीच सीमा का विवाद चलता है, बॉर्डर को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस रेखा को पाकिस्तान मानने से मना करता है, पाकिस्तान को वो दलदला एरिया भी चाहिए। मैं तो बोलता हूं दे दो, क्या करे, लेकिन इज्जत का सवाल है। ठीक है, नाक का मक्खी, अगर नाक में मक्खी बैठे नाक काट देंगे, लेकिन देंगे नहीं किसी को। हाँ ठीक, ऐसा वाला बात है। कच्छ के रण से लगी खाड़ी को कच्छ की खाड़ी के देखो, जो गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ क्या है, कच्छ, वो कच्छ के रन ऑफ कच्छ से लगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका, कच्छ की खाड़ी। यहां पर एक विशेष प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता है, इसको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगर आप इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट को सर्च करोगे तो देखोगे तो केवल जड़ दिखेगा आपको, पेड़ दिखेगा नहीं, केवल क्या दिखेगा, जड़ ही जड़, जड़ ही जड़, केवल क्या दिखेगा, जड़। ठीक है, ये हमेशा साल्टी वाटर में होगा। किस प्रकार के पानी में होता है, नमकीन पानी में। नाम क्या है इसका, मैंग्रोव फॉरेस्ट। नाम क्या है इसका, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, चले आगे। अब आ जाइए आप द्वारिका, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय। मथुरा छोड़ने के पश्चात कहां आ गए श्री कृष्ण, द्वारिका, क्योंकि ये कहां के राजा थे, द्वारिका के, इसीलिए नाम पड़ा द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश। ठीक है, और याद रखना है कृष्ण भगवान का ही जगह है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहां जबरदस्त क्या भराता है, मेला। इसी द्वारिका में हमारे जो आदि गुरु थे, नाम क्या था उनका, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का स्थापना किया गया। उसमें से एक मठ कहां पर है, शारदा मठ कहां पर है, गुजरात के द्वारिका धाम में। एक मठ कहां है, ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड बद्रीनाथ में। 4 मठ ऑलरेडी बचा चुका हूं। एक कहां है, श्रृंगेरी मठ, कर्नाटक, रामेश्वरम में कैसे कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक में श्रृंगेरी पर्वत बताया भी हूं, MCF 2 MCF 1 बताया था, वहीं श्रृंगेरी। उसके बाद याद रखना गोवर्धन मठ, ओडिशा, जगन्नाथपुरी। ठीक है, ये 4 जगह पर किसके द्वारा मठ बनाया गया, भैया ये पहले भी बता चुका हूं ना यार, 4 दिशाओं में 4 मठ, उत्तर में उत्तराखंड, दक्षिण में श्रृंगेरी, इधर वाला शारदा मठ, इधर वाला गोवर्धन मठ। जगह का नाम भर जोड़ते जाओ, उत्तराखंड, नीचे वाला कर्नाटक, ये वाला क्या द्वारिका गुजरात, और वो वाला कौन सा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। 4 जगह पर 4 मठ। और यहां पर जो सबसे बड़ा धर्मगुरु बैठता है उसको भी क्या बोला जाता है, शंकराचार्य। क्या बोला जाता है, शंकराचार्य। ओके, इसके बाद याद रखना इंपॉर्टेंट मंदिर, सोमनाथ मंदिर। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, इस 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा पता है, सोमनाथ। तो सोमनाथ बोलने का मतलब शिवा टेम्पल, शिवलिंग होगा। इस पर ये इतना फेमस था उस समय में। अभी देखो राजपूत पढ़ाऊंगा, यहीं पर एक दो शासक पढ़ाऊंगा, सोलंकी वंश का शासन रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही 2-4 राजपूत वंश थे, और ऊपर से शिव भगवान, हर हर महादेव। ठीक है, शिव भगवान। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर सोना चांदी, एक समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। आजू बाजू के लोगों को पसंद नहीं आया, 17 बार आक्रमण किया भारत पे। नाम क्या है, मोहम्मद गजनवी। नाम क्या था, मोहम्मद गजनवी। 17 बार भिखारी। कितने बार आक्रमण किया, 17 बार। इसका 16वां आक्रमण बहुत भयंकर था, जो 1024 में किया। सोमनाथ के मंदिर पर हुआ इसका अटैक जो था, जो इसका कौन से नंबर का अटैक था, 16वां अटैक, 1024। 1001 से चालू किया भारत पर आक्रमण करना, और 1025-26 तक लगभग ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। इसमें इसका सबसे भयंकर आक्रमण होता है 1024 का। इस आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा, वहां तक ठीक है। यहाँ के श्रद्धालुओं ने लगभग करीब 40 से 50 हजार श्रद्धालु इस मंदिर को घेर कर बैठे थे कि ये इसको लूट ना सके। तो इसने कम से कम वहां 20,000 लोगों की हत्या करने के बाद इस मंदिर को लूटा। इतना चिढ़ गया था कि मंदिर के मूर्तियों को तोड़ दिया, मंदिर को तोड़ दिया, और एक लाइन से 100 घोड़ा, 25-40 हाथी यहां से क्या ले गया, धन। आगे आगे पूरा सेना जा रहा था। सेना कैसे घेरा हुआ था, देखो ध्यान से, ये देखो,
ये ऐसे आगे सेना चल रही है, ये सेना चल रहा है, ये ऐसा इधर भी सेना है, इधर भी सेना है, इधर भी सेना है, और यहां से ये घोड़ा हाथी ऐसा ऐसा बीच से चल रहे हैं, और खुद भाई साहब कहां पर है, पीछे लीड कर रहा है, ऐसा ऐसा घेर के चल रहे हैं। देखे बाद में पता चला यहाँ के खोखर जाति, एक तो जाति का नाम सुनो, कौन सा जाति, खो आधा ख और र, ये लोग जाट थे, हरियाणा पंजाब के आसपास क्षेत्र, वहीं से जाएगा ये खोखर जाति के लोग। तो ये देखे कि अरे बाप रे इतना सोना चांदी जा रहा है और हमारा ही लूट के ले जा रहा है, तो ये क्या किए, बीच बीच में इसके ऊपर अटैक करते थे, घोड़ा किधर मोड़ लेते थे, चला चल 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 इधर चल, इधर जाना है बोले, दो घोड़ा को इधर मोड़ ले रहा है, इधर से लोग इसके ऊपर अटैक करते थे, दो घोड़ा इधर ही मोड़ लेते, चला चला इधर इधर इधर, अपने घर में लाक बांध दिए घोड़ा को, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, क्योंकि इतना ज्यादा लेके जा रहा था, इतना ज्यादा लेके जा रहा था, एक दो के चक्कर में फिर पूरा बर्बाद हो जाता, इसलिए बोला रुक, अभी तो मैं मजबूर हूं, तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा हूं, पलट के आऊंगा जरूर। इसीलिए अपना 17वां नंबर का जो अटैक होता है जाति के विरोध में होता है, इसी जाति के अपोजिट में इसका 17वां नंबर का आक्रमण होता है, खोखर जाति के लोगों को अलग से मारने आ रहता है, लेकिन इसी में क्या हो जाता है, जख्मी पार। ठीक है, तो ये सोमनाथ मंदिर पर कौन से नंबर का आक्रमण था, उसका 16वां, 1024 इसका 17वां आक्रमण 1025-26 दोनों याद रखना, 1025-26 में 1025 1026। ठीक है, तो याद रखना है 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर को कई बार लूटा, इसमें से इसका भयंकर लूट कौन सा था, 1024 का लूटा, वहां तक ठीक था, मंदिर को तोड़ दिया, मूर्ति को तोड़ दिया, ठीक है, ये खुद के पास था नहीं, जलते थे लोग, एक जन आया नालंदा जला दिया, नालंदा अभी नहीं जलता तो आज का जो आज आप लोग हैं इससे कम से कम 50 गुना ज्यादा एडवांस हो जा रहे थे, फिर से आपको उन चीजों का रचना करना पड़ा, फिर से आप इतने पीछे चले गए, समझ में आ रहा है, ये फर्क पड़ता है। एक राजा आएगा कुमारपाल, राजा का नाम क्या है, कुमारपाल नाम का राजा आएगा, सोलंकी का होगा या तो गुर्जर प्रतिहार का होगा, आगे चल के एक राजा आएगा 1169 में, क्या करता है, इस मंदिर को फिर से पुनः स्थापित करता है, राजा का नाम कुमारपाल, राजा का नाम, ये जो मंदिर टूटा फूटा था इसको क्या करता है, इसका रिनोवेशन कराता है, जीर्णोद्धार कराता है। ओके, इसके बाजू में गिरनार पर्वत, कौन सा पर्वत, गिरनार पर्वत। चलिए आपको एक रोचक जानकारी दे देता हूं, ये जो गिरनार पर्वत है ये यहां नहीं था, पहले ये अफ्रीका में था, कहां था बेटा, अफ्रीका में, इधर देखो, ये रहा आपका अफ्रीका, अफ्रीका का ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ये वाला दिख रहा है, और भारत का ये वाला पोर्शन देखो, जिसको क्या बोला जाता है, प्लेटू ऑफ इंडिया, दक्षिण भारत का पठार, इसी को क्या बोलते हैं, ये देखो, इसको लाओ और ऐसे फिट करो, समझ में आया, ये यहां से टूटा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कौन सा थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो ये टूट कर इंडियन प्लेट में चले गया, इंडियन प्लेट में यहाँ, अच्छा क्यों यही दो जगह में एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो ये क्या शेर अब टूट गया, शेर भी जाएगा, शेर भी चल दिया टूटा टूटा। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसीलिए जो शेर है केवल एशिया में एक जगह, कहां पर, आपके गिर नेशनल पार्क में, और विश्व में दो जगह, अफ्रीका और गुजरात, अफ्रीका और गुजरात। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ का हिस्सा है आपका, जो गुजरात वाला हिस्सा है, जो दक्षिण, ये देखो, ये दक्षिण भारत का ये जो नीचे वाला हिस्सा ना, इतना वाला, ये इतना हिस्सा देखो, अरे दूर बना दिया रे मैप, ये वाला इतना हिस्सा, ये काटो, ये वाला, यही कहलाता है दक्षिण भारत का पठार, या प्लेटू ऑफ इंडिया, भारत का पठार। ठीक है, ये हिस्सा वहां पर था, ये टूटकर अलग हुआ, किस थ्योरी से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, थ्योरी का नाम क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
कहां पहुंचे अपन? चलिए, गिरनार माउंटेन। इसी में रुद्रदामन का एक इंस्क्रिप्शन है। रुद्रदामन का कौन सा इंस्क्रिप्शन है? जूनागढ़ अभिलेख। यह अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। रुद्रदामन कौन से वंश का शासक था? शक वंश का। कौन से राजवंश का था? शक वंश का। तो शक वंश के शासक रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है। किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा। क्या उसकी? संस्कृत भाषा में। भारत में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। एक बात याद रखना। दूसरा बात याद रखना है, इस जूनागढ़ अभिलेख से हमको जानकारी मिलता है कि गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील बनाया जिसका नाम है सुदर्शन झील। कौन सा झील? आगे चल के इसको रुद्रदामन इसका रिनोवेशन कराता है और उसके बाद गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त भी इसका क्या कराता है? रिनोवेशन कराता है। ठीक है। इसी गिरनार पर्वत पर देखो एक अभ्यारण्य पाया जाता है यहीं पर। नाम क्या उसका? गिर अभ्यारण्य। ठीक है। जो बब्बर शेर, एशियाई शेर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बब्बर शेर, जिसके चारों तरफ आया निकल था क्या? बाल। डेंजर। ठीक। हाँ, शेर जब पकड़ता है ना, एक जगह पकड़ेगा, जहां पर भी पकड़ेगा। कहां पर? मैक्सिमम गले पर। और कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेगा। चाहे उसे ताकतवर रहे, उसको खींच के कहीं भी ले जाए, इसको भर पकड़े रहेगा। ठीक है। इस जगह को पकड़े रहेगा। और अगर उससे ताकतवर भी है अगला, तो उसके ऊपर ये पकड़ के लटके रहेगा। लटके रहेगा जब तक कान ना छोड़ दे, वो सांस ना छोड़ दे। लेकिन तुम लोग पकड़ते भर हो, फिर छोड़ देते हो, फिर सोचते हो पढ़ लेता हूं, फिर पकड़ते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर पकड़ते हो, फिर बंद करता है, फिर छोड़ देते हो। ऐसे में कुछ नहीं होगा। पकड़ना है तो पूरा पकड़े रहना है। समझ में आया? हाँ, ऐसा नहीं हर जानवर को वो मार ले रहा है। कुछ जानवर हो सकता है उसको लेकर पानी में पानी में सांस कहां से लेगा, तो उसको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो कुछ समय समझ में आएगा यार ये अपने लेवल का नहीं है, तो आपको छोड़ देना पड़ेगा। जो तुम्हारे लेवल का रहेगा, हिरन वीरन को छोटा मोटा ऐसी हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ठीक है। बब्बर शेर। कैसा शेर? बब्बर शेर। कहा? गिर नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? गिर। चलिए, साबरमती नदी। दो चार बातें बोल रहा हूं, ध्यान से बस सुनते जाना। साबरमती नदी का उद्गम अरावली माउंटेन रेंज। कहां से होता है? अरावली। उदयगिरी, उदयगिरी सब जगह बाद में देखेंगे कहां से उद्गम होता है। नदियों का उद्गम देखेंगे बाद में। आपको इस पर्वत का नाम याद होना चाहिए। किस पर्वत से निकलता है? अरावली से। ये पूरा का पूरा गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाता है। किसमें गिर जाता है? खंबात की खाड़ी में गिर जाता है। इस पर गुजरात का दो प्रमुख शहर, एक गांधीनगर और अहमदाबाद, किस नदी के तट पर है? तो साबरमती नदी के तट पर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, सुनना बड़े एकदम प्यार से। महात्मा गांधी ने साबर नदी साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम बनाया। और महात्मा गांधी ने अहमदाबाद शहर के भीतर में साबरमती आश्रम बनाया। क्या बोला? बोल तो रे। हाँ, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। बच गया तू। क्या बोला मैं? साबरमती रिवर के बाजू में सत्याग्रह आश्रम बनाया और अहमदाबाद सिटी के अंदर में साबरमती आश्रम। गुड। साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम और अहमदाबाद शहर के भीतर में साबरमती आश्रम किसके द्वारा बनाया गया? महात्मा गांधी। तो साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम बनाया गया ऐसा नहीं है, स्पष्ट याद रखना। साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम और अहमदाबाद शहर के भीतर में कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। किसका था ये दोनों आश्रम? महात्मा गांधी का। ठीक है। ओके। ये साबरमती नदी है, कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद याद ना, माही नदी। माही नदी अरावली माउंटेन रेंज से निकलेगा। कहां से निकलेगा? अरावली। धारवाड़ जिला छोड़ दो तुम लोग, ये सब मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होगा। माही नदी की एक ही खासियत याद रखना है, ही क्रॉस 2 टाइम। टॉपिक आपके आंसर, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बस यही क्वेश्चन आना है माही नदी से। कोई नहीं, कोई नहीं, आजा। विंध्याचल माउंटेन रेंज।
विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। दो बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से झारखंड, ये 4 राज्यों में फैला है। बोल कौन कौन सा 4? गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़। कौन बोलेगा? छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ये 4 राज्य, 4 राज्यों में फैला है। मतलब भारत में फैला कैसा है? ऐसा, अरे आज, अरे ऐसा, बस ये ऐसा फैला है। ये गुजरात से लेकर के झारखंड ऐसा फैला है, फैला ऐसा। इसी के और पार्ट हैं, कैमूर पर्वत के नाम से भी इसी को जान जाता है, इसी को कैमूर भी बोल देते हैं, ठीक है, वो सब छोड़ो। ये है ना, इसी के कारण ये यहाँ पर है झारखंड, ये यहाँ से यहाँ तक। इसके कारण नॉर्थ इंडिया की नदियां उत्तर दिशा में ही बहती है और दक्षिण भारत की नदियां किस दिशा में बहती है? दक्षिण दिशा में बहती है। पूरे भारत का ये सबसे बड़ा वाटर डिवाइडर है, जल विभाजक। एकदम ऐसे पहाड़ खड़ा है, ऊपर की नदियां इधर नहीं आ पा रही, इधर की नदियां उधर नहीं जा पा रही है, इसीलिए उत्तर की नदियां उत्तर में, दक्षिण की नदियां दक्षिण में बहती है। भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत या माउंटेन रेंज कौन सा हुआ? विंध्याचल माउंटेन रेंज। 4 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला है? 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसी का 2 और नाम याना, भांडेर और कैमूर पर्वत, इज आल्सो नोन एज भांडेर माउंटेन रेंज या कैमूर माउंटेन रेंज। कैमूर पर्वत छत्तीसगढ़ में भी पढ़ाया हूं, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा जल विभाजक है। नॉर्थ की नदियां और साउथ की नदियां, इनके बीच में सबसे बड़ा वाटर डिवाइडर का काम कौन करता है? विंध्याचल माउंटेन रेंज, ठीक है। इसके कारण नॉर्थ का ड्रेनेज सिस्टम साउथ के ड्रेनेज सिस्टम से एकदम अलग रहता है, ठीक। चलो, इसके बाद सतपुड़ा माउंटेन रेंज। सतपुड़ा में आप देखो ध्यान से, गुजरात, थोड़ा सा महाराष्ट्र, क्योंकि सतपुड़ा, अजंता और एलोरा सतपुड़ा माउंटेन रेंज का हिस्सा है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है, याद रखना। गुजरात, महाराष्ट्र, पूरा मध्य प्रदेश, अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़, फिर 4 राज्य। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 राज्यों में कौन सा माउंटेन रेंज फैला है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज। कौन सा माउंटेन रेंज? सतपुड़ा। ये 4, ये देखो, ये मान लीजिए सतपुड़ा, तो इसको 4 पार्ट में और काट दो, 1 2 3, 3 पार्ट में। ये वाला कहलाता है राजपीपला, राजपीपला सीरीज। ये कहलाता है महादेव सीरीज और ये कहलाता है मैकल सीरीज। क्वेश्चन पूछा था, महादेव श्रेणियां किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? ये लीजिए, सीजी व्यापम 2019 का क्वेश्चन। महादेव सीरीज किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो याद रखना है किसका? सतपुड़ा। आधा अधूरा आप जानने, सतपुड़ा भर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसकी और 3 सीरीज है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। मैकाल तो हमारे छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। देखिए, अब एक नदी की बात करते हैं। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? 2 पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। ये देखो, ऊपर में एक पहाड़ है, नीचे में एक पहाड़ है। ये ऊपर एक पहाड़, नीचे एक पहाड़, ये ऐसा 2 पहाड़ है। इस दोनों पहाड़ के बीचों बीच ये नदी गुजर रही है। नाम क्या है इसका? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी। ऐसी नदियां जो 2 पहाड़ों के बीच में फंस कर बहे, इसे भ्रंश घाटी पर बहने वाली नदियां बोलते हैं। तो पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर, टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, ओके। इसी नर्मदा नदी पर गुजरात में एक डैम बना है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। 200 मेगावाट बिजली पैदा होता है, 138 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। याद रखना है, इस डैम को ना बनने देने के लिए एक अभियान चला गया था जिसको नर्मदा बचाओ अभियान कहते हैं। क्योंकि कोई भी डैम बनता है तो पीछे भूकंप आने का खतरा बढ़ जाता है। डैम जब भी बनता है तो एक लार्ज अमाउंट में क्या रोकेगा? पानी। इससे क्या होता है? अर्थ का बैलेंस गड़बड़ाता है और क्या आने का संभावना बढ़ जाता है? भूकंप, अर्थक्वेक।
तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसके ऊंचाई को कम करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, नाम है उसका नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक दो पर्सनालिटियों का नाम आप जानते हो, अन्ना हजारे का नाम सुने हो? अन्ना हजारे नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल था। ठीक है, अरुंधति राय का नाम सुने हो, बहुत बड़ी राइटर है। ठीक है, अरुंधति राय। मेघा पाटकर का नाम सुने हो? मेघा पाटकर रेमन मैसेज अवार्ड जीती हुई। मेघा पाटकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे, कुष्ठ रोगों के लिए बहुत बड़ा काम करता था बाबा आमटे। ठीक है, एक ठो पटेल था, अनिल पटेल। ये सब लोग कहां से फेमस हुए? नर्मदा बचाओ अभियान से। इसी सरदार सरोवर डैम से 3 किलोमीटर आगे साधु बेट आइलैंड पर, कौन सा बेट आइलैंड? साधु बेट आइलैंड पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। किसकी किसकी मूर्ति है वो? किसकी मूर्ति है वो? साधु बेट आइलैंड पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। बनाने वाले नाम क्या था? राम सुतार। नाम क्या था? राम सुतार। इसने सरदार सरोवर डैम से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर आइलैंड या आइसलैंड का नाम साधु बेट आइलैंड, इस पर बनाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, देख रहे हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्लियर? अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूं। जो नदियां पश्चिम दिशा में बहती है वो नदियां बनाएगी एस्चुरी, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो बनाएगी डेल्टा। अब ये एस्चुरी और डेल्टा क्या है, ध्यान से देखो। ये जा रहा है बे ऑफ बंगाल में गिरने। कहां जा रहा है? बे ऑफ बंगाल में। ये रहा आपका समुद्र, ये समुद्र है। ये कौन सी दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में। तो पूर्व में जाने वाली नदियां क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? गंगा का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, ये सब क्या बनाएगा? डेल्टा। डेल्टा होता क्या है? देखो, इधर से बहने वाली नदियां अधिकतर अपने साथ बहुत सारे क्या लाते हैं? डस्ट पार्टिकल, गाद। कोई पेड़ ले आ रहा है, कोई पहाड़ का पहाड़, कोई ट्रक और बहा के ले आ रहा है। देखे हो गंगा वंगा नदी में जब आता है तो ट्रक ट्रक बहा के ले आ रहे हैं, कोई कार, ऑटो वाटो तक गिनती नहीं, कई ठो पलट पलट के आ जाता है। अब लेकिन क्या होता है, जैसे ये मुहाने के पास पहुंचते हैं, इस पोर्शन पर पहुंचा तो ये क्या कर देते हैं, अब ये इनका ना, भाई के नहीं जाऊं, भाई के नदियां हैं क्या बोल रही, भाई के नहीं जाऊं, ऐसा वाला हालत हो जाता है, दम तोड़ने लग जाती है। लेकिन क्या करता है, कोई इधर से निकल लेता है, कोई इधर से आ जाता है, ऐसे तैसे करते 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 ये क्या बना लेता है? एक ऐसा ट्रायंगल शेप बना लेता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेगा। ये सब इसकी क्या है? धाराएं हैं, अलग अलग धारा पर कट रहे कट रहे कट रहे, क्योंकि आगे अपने ही मार को क्या क्या डाला, ला के रोक डाला है। एक दिन गिराया, दो, सैकड़ों साल तक गिर रहा है। अब कैसे करेगा? वो जगह तो पूरा भर गया, उठ गया, भर के क्या हो गया? उठ गया है। अब ऑटोमेटिक वो नदियां नहीं पहुंच के कट जा रही है। क्या जा रही है? कट जा रही। इसी को बोलते हैं डेल्टा। अब मैं जो बात कर रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना, डेल्टा समुद्र के भीतर बनेगा। सुनते जा बात को। डेल्टा बनता कहां है? समुद्र के भीतर बनेगा। और डेल्टा बनने से एक नया लैंड पार्ट पैदा होगा। डेल्टा बनने से क्या होता है? एक नया क्या बनता है? भूभाग। एक नया क्या बनता है? भूभाग। डेल्टा जानने से काम नहीं होगा, जो बोल रहा हूं वो सब जानना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? डेल्टा कहां बनता है? क्वेश्चन आएगा, समुद्र के भीतर, समुद्र के बाहर, नदियों के मुहाने पर, अलाना फलाना ढेकाना, समुद्र के भीतर बनता है। एक नया लैंड पार्ट पैदा होगा। ऑलरेडी जमीन जमीन तो था ही ना, इधर क्या बनेगा? एक नया लैंड पार्ट कहां बनेगा? समुद्र के भीतर बनेगा। दो बातें याद हुई। अब एस्चुरी की बात करो। इधर बहने वाली नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी बना रही है। ये रहा आपका समुद्र, इधर आ रहा है, ये पानी आ रहा है। ये पानी में कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होता, रदबद आ रहा है, गिर रहा है। और इधर से क्या आ रहा है? ज्वार भाटा, टाइड एनिप्स, ये मार रहा है अंदर धक्का। अंदर धक्का मारने से क्या हो रहा था? ये कटा, ये कटा, अब इतना बचा, फिर ये कटा, फिर ये कटा, ऐसा पार्ट बना। अब मैं बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ऐसा ऐसा, और ये कट के ऐसा शेप बना डाला।
ये जो इतना पार्ट था, ये इतना पार्ट कट के हो गया, कुछ समय पश्चात ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा एक नया क्या बना रहा है, वाटरी पार्ट बना रहा है। ये क्या बना रहा है, एक नया, और ये घोड़े के नाल के आकृति का हो जा रहा है धीरे धीरे। घोड़ा का नाल देखियो यू शेप पे होता है, कैसा होता है, यू शेप पे, इस आकृति में बन जाता है। और ये बना क्या रहा है, एक नया वाटरी पार्ट, जमीन को धंसता धीरे अंदर ले आता है, फिर जाता है, कुछ मिट्टी को उखाड़ कर फिर ले आता है। इससे क्या बन रहा है, वाटरी पार्ट बन रहा है। अच्छा, ये नया, ये तो किसका निर्माण कर रहा है, वाटरी पार्ट का। कहां पर कर रहा है, लैंड पार्ट को काट कर वाटरी पार्ट का निर्माण कर रही है, और जबकि उसमें उल्टा हो रहा था, क्या बना रहे थे, एक नया लैंड पार्ट बन रहा था। ये होता है एस्चुरी। ये क्या होता है, एस्चुरी। पश्चिम की दिशा में गिरने वाली नदियां एस्चुरी बनाती है, पूर्व की दिशा में गिरने वाली नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। कोई दिक्कत, चलिए, ताप्ती नदी, ये भी कहां से निकलता है, ध्यान से देखना, मूलतः ही पहाड़ी, मध्य प्रदेश से निकलेगा, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती हुई, गुजरात के सूरत शहर ताप्ती तट के साथ, ताप्ती नदी के तट पर है। गुजरात का एकदम फेमस सिटी है सूरत, गुजरात का एक प्रमुख शहर का क्या नाम है, सूरत, किस नदी के तट पर है, ताप्ती। यही क्वेश्चन आएगा, गुजरात का सूरत शहर किस नदी के तट पर है, ताप्ती। ताप्ती नदी पर एक क्या है, परियोजना है या डैम है, जिसका नाम है उकाई डैम। किस जिले में है, तो गुजरात, किस जिले में, तो गुजरात। सरदार सरोवर डैम भी कहां पर है, गुजरात, सरदार सरोवर भी कहां है, गुजरात। क्वेश्चन पूछेगा, सरदार सरोवर डैम बनने से कौन कौन से जो स्टेट हैं उसको बेनिफिट मिलता है, तो देखो किस जिले पर, किस राज्य में है, गुजरात को बेनिफिट मिलेगा। कहां से आ रही है, एमपी भी बेनिफिट लेगा ही लेगा। नीचे कौन है, महाराष्ट्र। ऊपर कौन है, क्योंकि उसको तो देना ही पड़ेगा, एकदम गरीब है पानी के मामले में, पूरा रेगिस्तान, उसको तो छीटना ही पड़ेगा। तो चार राज्यों को फायदा होता है किससे, सरदार सरोवर डैम से। एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसलिए बता रहा हूं, एक गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र, ऊपर राजस्थान, ये चार राज्य उसके बेनिफिशियर्स क्या होंगे, स्टेट होंगे। क्लियर। ताप्ती नदी, किस नदी, ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर है, गुजरात का प्रसिद्ध सूरत शहर। ठीक है। उकाई परियोजना, कौन सा परियोजना, उकाई। कुछ नेशनल पार्क देखिए, गिर नेशनल पार्क कहां पर है, तो गुजरात में। ठीक है। कच्छ का रेगिस्तान, या इसी को कच्छ का अभ्यारण्य भी बोलते हैं, कच्छ अभ्यारण्य, ये भी कहां है, गुजरात। जंगली गधा, ये देखो सुरेंद्र नगर में भी, सुरेंद्र नगर जगह का नाम, लेकिन अभ्यारण्य का नाम घुड़खर, अभ्यारण्य का नाम घुड़खर, या भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो घुड़खर। 4954 मत याद रख, 50 याद रख, 4950 वर्ग किलोमीटर के साथ पूरे भारत का सबसे बड़ा सेंचुरी घुड़खर। ठीक है। आगे आ देखो, ब्लैक बक ने, ये भावनगर में पड़ेगा। ठीक है। ब्लैक बक यहाँ का मेन जानवर है, ब्लैक नाम ही पड़ गया, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ठीक है। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, ऊंचाई ये है, लेकिन अगर बेस को मिलाओगे तो 163। लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इस पर 200 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। कितना मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, 200 मेगावाट। ये खत्म हुआ इसका नेचुरल डिवीजन, इसका पॉलिटिकल कॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एकदम। कई शहर यहां पर क्या मिलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित